हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित भारद्वाज है और आज से मैं आपको क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन कवर करवाऊंगा। सो एज वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस ऑल्सो, इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। आपकी लाइफ में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जीडीपी, क्या होता है इक्विलिब्रियम, क्या है एम्प्लॉयमेंट, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बहुत सारे कंसेप्ट है बेटा। तो हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर बाय चैप्टर। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर 12th एग्जाम्स आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी द चैप्टर नंबर 1, इट्स नेम इज इंट्रोडक्शन। चैप्टर बहुत सिंपल है, बेसिक चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अगर हम बेटा बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा टर्म है जो एक इंग्लिश टर्म है जो डिराइव हुआ है हमें ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड मैक्रोस से। मैक्रोस एक वर्ड था, ग्रीक वर्ड, उससे मैक्रो बना विच मीन्स लार्ज। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। अभी इट हैज emerged एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1936। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। 1936 में क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच बनाया गया, क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग से हमने पढ़ा और कौन इसको एक ब्रांच के मोड पे लेके आया। तो दिस वी विल लर्न इन द अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। So if we talk about the complete meaning of this topic, macroeconomics, it is defined as the branch of economics which studies the economic problems at the level of economy as a whole। एक ऐसी ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करती है एज अ होल और एग्रीगेट बन के। अब एग्रीगेट का मतलब होता है बेटा सम टोटल ऑफ। ये वर्ड आपको इकोनॉमिक्स में बहुत बार दिखने वाला है। सो होल मींस सम टोटल ऑफ। थोड़ा सा अगर शॉर्ट में आपको मैं डिफाइन करूं इस वर्ड को, तो ये वर्ड आपका बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज द ग्रीक वर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं लाइक इट इज अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस, और दैट मीन्स लार्ज और सम टोटल ऑफ। और सम टोटल ऑफ जहां पे भी आपको वर्ड दिखेगा ना, अब वहां पे एग्रीगेट लिख के आना, तो आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो आंसर है और स्पेसिफिक बन जाएगा। आइए बेटा। So now after this topic, the next topic will be the difference between microeconomics and macroeconomics। ये टॉपिक आपके 11th के लेक्चर में भी आया था। 11th क्लास में सेम टॉपिक आपको दे रखा है, तो आई होप ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। द फर्स्ट डिफरेंस इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। माइक्रो में लिखा हुआ है बेटा, इट स्टडीज द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एट एन इंडिविजुअल लेवल। आपने हमेशा 11th से जब माइक्रो पढ़ी है, आपने इंडिविजुअल चीजों की बात करी है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करी है, इंडिविजुअल पर्सन की बात करी है, इंडिविजुअल प्रोडक्शन की बात करी है। तो अगर हम इंडिविजुअल यूनिट्स पे कवर करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है बेटा। जब हम इकोनॉमी एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे। पूरी इकोनॉमी मतलब all the industries in the country, all the sectors of the economy, सारे कंज्यूमर, सारे आपके फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो सबको कवर करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड देखते हैं बेटा, व्हाट इज द सेंट्रल इशू, मतलब क्या मेन इशू क्या है। देखो माइक्रो के अंदर क्या मेन इशू है, हमें हर एक को एलोकेट करनी है पर्टिकुलर रिसोर्सेज। पर इसमें क्या है, हमें ओवरऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ है कंट्री के अंदर, समझो इस बात को। इसमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल पीपल, इसमें क्या था, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट कितना जनरेट कर पाए हो, प्रोडक्शन कितना कर पाए हो, वो मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं बेटा। टूल्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइसेस गिरते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड आपकी फॉल होती है बेटा। सप्लाई का क्या होता है, सप्लाई राइजेस विद द राइज इन द प्राइस, सप्लाई फॉल्स विद द फॉल इन द प्राइस। सो डिमांड एंड सप्लाई आपके टूल्स है माइक्रो के। वैसे ही आपके मैक्रो के भी टूल्स है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट वही सेम, द सम टोटल ऑफ, तो टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री एंड टोटल सप्लाई ऑफ द कंट्री इज द एडी एंड एएस। फोर्थ डिफरेंस इज अजम्पशन। बेटा जब माइक्रो हम पढ़ रहे थे, हमने मैक्रो के जो वेरिएबल्स है, जो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हमने उनको पढ़ा ही नहीं था। तो इन माइक्रो मैक्रो यूनिट्स द वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। अब जब मैक्रो हम पढ़ेंगे तो माइक्रो यूनिट्स आर कांस्टेंट। मैक्रो के बारे में बात नहीं करेंगे बेटा, हर जगह पे एग्रीगेट वाली चीजें आएंगी। नेक्स्ट इज अदर नेम क्या है,
अब हम प्राइसेस निकालते हैं माइक्रो के अंदर, तो इसको हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और मैक्रो को हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बेटा। ठीक है, इनकम निकालेंगे हम लोग, कंट्री की नेशनल इनकम निकालेंगे, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर हम। नेक्स्ट एग्रीगेशन, मतलब कितना टोटल हो रहा है। तो माइक्रो में भी तो टोटल होता ही है ना, इंडिविजुअल यूनिट से बात करते हैं, अब पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं उसकी इनकम को काउंट करूंगा तो एग्रीगेशन तो है बेटा, पर लिमिटेड एरिया के अंदर है, मतलब एक पर्टिकुलर थिंग के ऊपर है। पर मैक्रो के अंदर बेटा हम लोग पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, तो एग्रीगेशन इज एट द डिग्री ऑफ वाइडर एरिया। एंड द लास्ट डिफरेंस इज मेथड ऑफ स्टडी। माइक्रो पढ़ते हुए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम आपने 11th से बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, इसका मतलब है जब डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, जहां पे वो कनेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब पॉइंट ऑफ नो चेंज। तो अगर पार्शियल वर्ड आ गया बेटा, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट्स। अगर वर्ड आ गया जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल द मार्केट्स। तो अगर एक ही मार्केट पे बात करेंगे तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है, ऑल द मार्केट्स पे बात करेंगे तो ये आपका बेटा जनरल इक्विलिब्रियम है। सो ये आपका डिफरेंस ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो भी कवर हो गया है। अगर थोड़ा सा मैं आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा बेटा, सो जो आपकी माइक्रो है और मैक्रो है, इन दोनों में सिर्फ इतना मेन फर्क है, मेन डिफरेंस है कि ये आपकी स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करती है। बट इफ यू टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपकी लार्ज या फिर होल इकोनॉमी की बात करेगी। सो मैक्रो इज लाइक कंप्लीट नेशन, बट माइक्रो इज लाइक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल यूनिट। ठीक है, तो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब है ना कुछ इंसाइट्स हैं जो चैप्टर के एंड में दिए होते हैं, हमने स्टार्टिंग में कवर किए हैं। एज आई टोल्ड यू, टॉपिक ऑफ लाइक कि क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट लेके आया, तो द रीजन, क्या रीजन था आपके यहाँ लिखा हुआ है, द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से लेके 1939 तक, पूरे डिकेड तक एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब ग्रेट डिप्रेशन होता क्या है, क्यों आया, कहां पे आया, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इसको बोलते हैं बेटा। इसके अंदर क्या हुआ था, बहुत जल्दी, परसिस्टेंट बोलते हैं उस वर्ड को, फॉल हुआ था आपका प्रोडक्शन का और एम्प्लॉयमेंट लेवल का। जो अनएम्प्लॉयड लोग थे बहुत बढ़ गए थे, प्रोडक्शन कम हो गई थी, और मेजरली जो डेवलप आपकी कंट्रीज थी ना वर्ल्ड की, उसके अंदर आया था, और सबसे ज्यादा हिट हुआ था यूएसए के अंदर, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट अप हुई थी बेटा 3% से लेके 25% तक, इतना हाइक गया था अनएम्प्लॉयड पीपल का, जो मेजरली 4 इयर्स के बीच में आई थी। और इसके अंदर फॉल इन एम्प्लॉयमेंट लेड टू फॉल इन द जीडीपी बाय 33%। यूएसए की जीडीपी 33% तक फॉल हुई थी ग्रेट डिप्रेशन के अंदर बेटा। तो इससे एक छोटी सी बात समझ में आ रही है, अगर किसी भी कंट्री को अपने जीडीपी को इंक्रीज करना है, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है बेटा, तो उसके कंट्री के अंदर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना चाहिए। इस टॉपिक को हम और वीडियो में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट इंसाइट है वो है बेटा लो एग्रीगेट डिमांड। अब लो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, ये क्यों होता है ऐसा, क्या चीज है इसका मतलब। अगर कंट्री के अंदर डिमांड बहुत कम है, डिमांड बहुत कम है, क्यों कम है बेटा, बिकॉज पीपल आर सेविंग मोर, और अगर वो सेव कर रहे हैं, वो मार्केट में खर्च नहीं कर रहे हैं, तो डिमांड कम करेंगे मार्केट में आके। अगर कोई आदमी डिमांड कम करता है ना बेटा, तो उस चीज की प्रोडक्शन ही नहीं हो पाती है, अब उस सामान की डिमांड ही नहीं है, तो लो आउटपुट विल बी देयर। अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है तो लेबर्स का काम ही नहीं है अपने को, तो लेबर्स को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। तो जब भी लो डिमांड होती है बेटा, लो आउटपुट होता है, प्रोडक्शन लो होती है एंड लो एम्प्लॉयमेंट होती है। जब भी एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन आपकी कम है, अभी पढ़ा था हमने कि जीडीपी को अफेक्ट करती है, तो लो जीडीपी इससे आ गया बेटा, और लो जीडीपी होगा तो कंट्री में वैसे ही डिमांड कम होगी। तो पूरा एक विशियस साइकिल है बेटा इकोनॉमिक्स का, इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, और इस टॉपिक को बोलते हैं लो लेवल
इक्विलिब्रियम ट्रैप, एक ट्रैप है जो घूमता रहता है। डिमांड कम है, डिमांड कम होने से लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा लोगों को, उनको इनकम नहीं मिलेगा। अब लोगों को इनकम मिलेगी तभी वो डिमांड करेंगे, तो डिमांड भी फॉल करेगी। सो अभी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पढ़ा हमने, इसको थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये बीसी साइकिल बन जाती है। सो अगर मैं बोलता हूँ आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय अ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, तो अगर मार्केट में बेटा सेविंग्स कम है या सेविंग ज्यादा है, चलो लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, दैट मीन्स वो खर्चा कम करेंगे, एंड कम खर्चों को बोलते हैं वो लो डिमांड करेंगे बेटा। डिमांड फिर लो कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, मतलब गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो रही है। अगर डिमांड कम है बेटा, इससे क्या होगा कंट्री के अंदर, अपन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा मतलब लोग क्या करेंगे, जैसे प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन या फिर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो आउटपुट बेटा, आउटपुट विल फॉल, आउटपुट फॉल हो रहा है बेटा। अब आउटपुट के फॉल होने से अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है तो क्या हमें लेबर्स चाहिए, लेबर्स हमें नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी फॉल करेगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा बेटा तो दे विल नॉट गेट द इनकम, अगर उनको काम ही नहीं मिलेगा तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, तो जो उनको पैसे मिलते बेटा वही तो आके वो सेव करते, वही तो आके वो डिमांड करते, या फिर सो जितना सेविंग ज्यादा है, जितना डिमांड कम है बेटा मार्केट के अंदर, वो आपको एक लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में लेके जाता है, जब आपका जो जीडीपी है ना वो फॉल करता है, मतलब प्रोडक्शन फॉल करती है बेटा। ये कंसेप्ट ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद जो स्टेट ऑफ डिप्रेशन था इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है, ये क्यों आया था देखते हैं बेटा। मोर सेविंग्स अगर कंट्री के अंदर होती है तो लेस स्पेंडिंग होती है, अगर लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं तो दे विल स्पेंड लेस मनी, अगर कम स्पेंड करेंगे तो डिमांड भी लेस हो जाएगी गुड्स के लिए, अगर ज्यादा सेव कर रहे हैं कम स्पेंड करेंगे तो खर्चा नहीं करेंगे तो डिमांड ही नहीं है मार्केट में, डिमांड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, जो सामान की डिमांड ही नहीं है मार्केट में उसको कौन क्यों बनाएगा, तो जब प्रोडक्शन कम है तो फिर एम्प्लॉयमेंट कम है बेटा, वी डोंट नीड लेबर्स एट ऑल, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट कम है तो उनको पैसा कम मिलेगा, पैसा ही नहीं मिलेगा उनको, और पैसे मिलने के बाद ही जब वो दोबारा डिमांड करेंगे, कंज्यूमर्स तो डिमांड करता है बेटा, तो लेस डिमांड इज देयर एंड सो ऑन। तो ये पूरा का पूरा स्टेट ऑफ डिप्रेशन है, ये सेम टॉपिक है बेटा, तो इक्विलिब्रियम ट्रैप वाला टॉपिक है, दिस इज द सेम टॉपिक, सेम कंसेप्ट विल फ्लो इन कंप्लीट इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टॉपिक है सेम टॉपिक अगेन, नाम चेंज कर दिया माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक आयरनी है कि यहाँ पे सही है वहां पे गलत है, मतलब तेरे लिए सही है तो सही है, तू कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए गलत है। अब इसमें देखते क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो मे बी मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल, जो माइक्रो में ठीक है क्या पता वो सेम चीज मैक्रो में ठीक ना हो। देखते एग्जांपल के थ्रू, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इफ एन इंडिविजुअल इज सेविंग मोर मनी, ज्यादा सेव कर रहा है तो ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो सेव करता है तो उसकी ग्रोथ होती है बेटा। और बट इफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी सेव मोर, अगर हर एक लोग सेव करने लग जाएंगे तो पूरी कंट्री की डिमांड कम हो जाएगी गुड्स की, तो इफ ऑल द पीपल विल सेव इन द इकोनॉमी द डिमांड फॉर द गुड्स विल फॉल एंड ऑटोमेटिकली क्या होगा, उससे प्रोडक्शन कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा और हम लोग एक ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। तो दिस इज द माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज वी कैन से therefore investment will fall and then consequently production and employment will fall। सेम टॉपिक है बेटा, स्टेट ऑफ डिप्रेशन सेम है, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप सेम है, मैक्रो मैक्रो पैराडॉक्स भी सेम कंसेप्ट